सुप्रभात बच्चों। आपकी मुख्य पाठ्य पुस्तक आरोह को आज से हम विराम देते हैं और जो आपकी सप्लीमेंट्री बुक है, पूरक पाठ्य पुस्तक है वितान भाग 2, उसको आज से प्रारंभ करते हैं, क्योंकि शीघ्र ही आपकी विद्यालय स्तर की एक लिखित परीक्षा 20 जुलाई के आसपास से आरंभ होगी और उसका मूल्यांकन जो होगा वो आगे आपके भविष्य के अंकों के लिए एक टूल होगा। तो हम बात कर रहे हैं इस वितान पुस्तक के पहले पाठ की, और पहला पाठ इसमें सिल्वर वेडिंग के नाम से है, जो मनोहर श्याम जोशी जी के द्वारा लिखित है। तो छोटे छोटे जीवन परिचय इस पुस्तक के अंत में आपको दिए गए हैं। पुस्तक के साथ हर पाठ के साथ में जीवन परिचय नहीं है, बल्कि अलग से आपके जो 4 पाठ आपके पाठ्यक्रम में हैं, उन चारों के लेखकों के जीवन परिचय आपको एक साथ मिलेंगे। तो वहाँ से आप जीवन परिचय लिख लेना। एग्ज़ाम में नहीं आएगा, एग्ज़ाम में पूछा नहीं जाता जीवन परिचय, लेकिन फिर भी कम से कम हमें उस व्यक्ति के प्रति कृतार्थ होना चाहिए जिसके द्वारा लिखित रचनाएं हम पढ़ रहे हैं। इसलिए कम से कम, वरना हम अगर सीधे पाठ पे आ जाते हैं तो फिर हमने उस आदमी को कैसे याद किया जिसने वो पाठ हमारे लिए लिखा है। तो जीवन परिचय क्या होता है? एक तरह से एक कृतज्ञता होती है उस व्यक्ति के प्रति जिसकी वो रचना हम पढ़ रहे हैं। तो सिल्वर वेडिंग में क्या कहानी है, आज के इस वीडियो में केवल आपको वो कहानी ही बताई जाएगी। बाकी पाठ डिटेल में आपको बाद में वीडियो के माध्यम से भेजा जाएगा। तो कहानी यहाँ से शुरू होती है कि यशोधर पंत नाम के एक व्यक्ति हैं जो दिल्ली में रहते हैं। तो दिल्ली में एक विभाग है, वहाँ उनकी नौकरी लगी हुई है उस डिपार्टमेंट में, और जो नौकरी है वो भी इस समय जब ये पाठ की कहानी आती है उस समय जो उनका पद है वो सेक्शन ऑफिसर का है। सेक्शन ऑफिसर होता है अनुभाग अधिकारी। एक ऑफिशियल पोस्ट होती है, ऑफिसर की पोस्ट होती है, और इस पोस्ट पे जो जिम्मेदार व्यक्ति बैठता है वो अपने उस ऑफिस का सबसे बड़ा ऑफिसर होता है। उसको हम सेक्शन ऑफिसर कहते हैं। तो यशोधर पंत, जिनको शॉर्ट नाम YD दिया गया है इस पाठ में, वो अपने ऑफिस के सबसे बड़े अधिकारी हैं। बाकी जितने शेष अधिकारी कर्मचारी हैं वो उनसे नीचे ही आते हैं। तो बच्चों क्या बात है कि एक दिन वो अपने ऑफिस में रुके हुए हैं, और यह उनका प्रतिदिन का क्रम होता है कि अपने ऑफिस में जो समय है वो है ऑफिस का 5 बजे तक शाम को। वो थोड़ा बहुत लेट ही उठते हैं, और आपको पता ही है कि जब अधिकारी लेट उठता है तो जो मातहत कर्मचारी होते हैं, मातहत का मतलब जो उनके सबॉर्डिनेट्स होते हैं, वो भी थोड़ा सा मजबूरी वश ही सही लेकिन रुकते ज़रूर हैं ऑफिस में। ये एक संस्कृति होती है कार्य करने की कि जब तक हमारा सीनियर ना उठे तब तक जूनियर को वहाँ से उस जगह को छोड़ने का प्रोटोकॉल अलाउ नहीं करता कि जूनियर पहले निकल जाए। तो सीनियर जब तक अपनी कुर्सी नहीं छोड़ेगा। तो सेक्शन ऑफिसर YD यानी यशोधर पंत लेट लतीफ़ी इसलिए करते हैं कि कोई काम शेष ना बचे अगले दिन के लिए। तो बहुत ही जागरूक किस्म के वो कर्मचारी हैं। सरकारी कर्मचारी ऐसे अक्सर होते नहीं, जल्दी भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो थोड़ा लेट तक रुकते हैं, और उनकी देखा देखी जो दूसरे कर्मचारी हैं वो भी लेट हो जाते हैं। तो उनके ऑफिस में एक लड़का काम करता है जिसको चड्ढा के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और भी दूसरे अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं जो काम करते हैं। वो रोज़ाना जो चड्ढा है इसी चीज़ से परेशान होता है कि साहब को भी क्या आदत पड़ गई है, खाम यार अपने चक्कर में हमें भी यहाँ बैठा के रखते हैं। तो इस चीज़ को लेकर थोड़ा सा वो नाराज़ हो जाता है। तो जैसे ही घड़ी ऑफिस की आगे बढ़ गई तो यशोधर जी ने ध्यान से देखा, अरे आज फिर लेट हो गए। तो उन्होंने फटाफट जो फाइलें उनके पास थी उनकी फटाफट फीता वीता बांधा
और उनको ट्रे में रख दिया कि ठीक है चलो कोई बात नहीं, कल देखते हैं। तो वो कहते हैं दफ्तर की घड़ी को सुस्त ठहराया। पंत जी अपनी घड़ी रोजाना सुबह शाम समाचारों से मिलाते हैं, इसलिए उन्होंने दफ्तर की घड़ी को ही सुस्त ठहराया और फाइल आउट ट्रे में डालकर उन्होंने एक निगाह अपने मातहतों पर डाली, अपने सबॉर्डिनेट्स पर, जो उनके ही कारण 5 बजे के बाद भी दफ्तर में बैठने को मजबूर हो जाते हैं। ठीक है, तो अब होता क्या है कि जो अच्छा एक प्रशासक होता है, एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर होता है, वो छुट्टी के समय अपने जो जूनियर हैं उनकी नाराज़गी और उनकी दिन भर की थकान को दूर करने के लिए कोई ना कोई हंसी मजाक की बात करता है, जो एक समझदार अधिकारी होता है कि चलो कम से कम थोड़ा सा लाइट मूड होके सारे कर्मचारी मेरे अपने घर की ओर चलें। और यह उन्होंने किससे सीखा है? जो उनके जीवन के आदर्श हैं कृष्णदा, तो कृष्णानंद यानी किशनदा पांडे से उन्होंने इस चीज़ को सीखा है। तो चलिए आगे चलते हैं अगले पेज पे सारांश लेके इसका। तो चड्ढा जो था वो नया लड़का था, पैंट शर्ट पहनता था, और उस ज़माने में जो पैंट होती थी वो भी चौड़ी मोहरी वाली होती थी, आजकल की तरह नहीं होती जो हड्डियों की चिपकी हुई होती है, बल्कि खुली होती थी। यहाँ तक कि जो चौड़ी मोहरी होती थी, मोहरी में भी नीचे जिप लगती थी, चैन लगती थी नीचे। अपने आप बाप दादाओं से पूछेंगे इस चीज़ को कि हाँ, वो बताएंगे हाँ ऐसा था। तो उसके जो जूते थे वो भी ऊंची एड़ी वाले थे। वो कहने लगे, बड़े बाबूजी आपकी इस चूनेदानी का क्या हाल है? चूनेदानी से मतलब था उनका कि आपकी घड़ी का क्या हाल है? अरे भाई, जब तुम्हारी घड़ी पुरानी हो गई है, थक गई है, आपकी घड़ी में 5 बजते ही नहीं, ऑफिस की में 5 बज जाते हैं, तो आप दूसरी घड़ी क्यों नहीं ले लेते? आपकी इस घड़ी के चक्कर में तो हमारी जो छुट्टी है, जो समय है छुट्टी होने का, वो लेट हो जाता है। तो वो कहता है, यशोधर ओए, मिनट टू मिनट करेक्ट चलती है क्या? किसको बोल रहा है? चुनेदानी बिल्कुल सही समय देती है। तो उसने हाथ पकड़ लिया, चड्ढा ने इनका पांडे जी का हाथ पकड़ लिया। तो इस तरह की जो हरकत होती है उसका विरोध यशोधर बाबू प्राय नहीं करते। क्यों? क्योंकि उनका जो मेल मिलाप है अपने अधिकारियों के, कर्मचारियों के साथ में, वो मित्रवत हो जाता है। हालांकि एक अधिकारी और उसके सबऑर्डिनेट्स में थोड़ा सा एक गैप होना चाहिए, लेकिन वहाँ की जो संस्कृति है उस ऑफिस की, वो इस तरह की है कि लोग ऐसे मिलजुल के रहते हैं जैसे कि फ्रेंड्स हों। ठीक है, कोई सीनियर नहीं है, कोई जूनियर नहीं है, दोस्त हैं एक दूसरे के। इसलिए इन हरकतों को यशोधर बाबू भी कभी गंभीरता से नहीं लेते कि इस लड़के ने मेरा हाथ ही पकड़ लिया। कोई और अधिकारी होता है, घमंडी टाइप होता है, वो तो सस्पेंड तक कर देता है अपने सबऑर्डिनेट को इतनी सी हरकत पे। तो इस तरह से चलो ठीक है, यहाँ से मैं थोड़ा सा कट ले रहा हूँ। होता क्या है कि वो पूछता है चड्ढा उनसे कि ये बताओ यशोधर जी, आज आपकी शादी कब हुई? तो यशोधर जी थोड़ा याद करके बताते हैं कि मेरी शादी फलां डेट को हुई थी। तो वो कहता है, ठीक है, तो आज तो आपकी सिल्वर वेडिंग है। सिल्वर वेडिंग है मतलब आपकी शादी को 25 साल पूरे हो गए हैं। और जब 25 साल पूरे हो गए हैं तो आज आपको दफ्तर से ऐसे नहीं जाने देंगे, आज तो आपको दावत करनी पड़ेगी, आपकी सिल्वर वेडिंग है आज। तो वो कहता है, भाई ये मैं इस चक्कर में नहीं पड़ता, सिल्वर वेडिंग वगैरह है तो अंग्रेजों की बात है, मैं इनमें विश्वास नहीं करता। तो वो कहता है, चड्ढा ऐसे नहीं काम चलेगा, लड्डू मट्ठी चाय इतना ही तो मंगा रहे हैं आपसे, कौन सी माया निकल रही है आपकी, यानी ज़्यादा पैसे थोड़े ही खर्च होंगे। तो वो कहता है कि ठीक है चलो मैं तुम्हें पैसे दे के जाता हूँ, लेकिन मैं इस दावत में नहीं रुकूंगा। और वो पैसे दे के चला जाता है। और बीच में और भी चीज़ें हैं कई सारी, वो मैं को रोक रहा हूँ, आगे आ जाते हैं। तो वो सीधा अपने घर आने की कोशिश करता है। तो जैसे ही वो घर पहुँचता है, घर जाते वक्त बीच में जो मंदिर वगैरह पड़ते हैं वो वहाँ भी आते जाते हैं, बाज़ार से साग सब्जी भी खरीदते हैं। तो मंदिर जाते वक्त रास्ते में उनकी निगाह उस इलाके में पड़ती है जहाँ कभी किशनदा का फ्लैट हुआ करता था, उनके आइडियल का फ्लैट हुआ करता था। लेकिन आजकल क्या है, सरकार ने उन मकानों को तुड़वा करके, पुराने क्वार्टर तुड़वा करके उनके जगह मल्टी स्टोरी बिल्डिंग खड़ी कर दी है। तो ये उनको पता है कि अब धीरे धीरे क्या होगा, मेरे क्वार्टर का भी नंबर आएगा और वो भी टूटेगा। तो वो यहाँ से जाने को तैयार नहीं है। तो इस बीच क्या हो जाता है कि उनका एक बेटा है, उसको एक प्राइवेट संस्था में, विज्ञापन कंपनी में नौकरी मिल जाती है। ठीक है, और शुरुआत में उसका जो वेतन है वो अच्छा खासा है,
तो वो कहते हैं यार पता नहीं कितने पागल लोग हैं आजकल, ये मुझे पता कि मेरा लड़का कितना नालायक है, इसको 1,500 रुपये महीने की नौकरी दे दी, एक मैं हूँ रिटायरमेंट के पास पहुँच गया हूँ, आज तक मेरी नौकरी तनख्वाह इतनी नहीं हुई। दूसरा बेटा भी उसका अच्छा है, IAS देने की तैयारी कर रहा है, और एक बार उसका सिलेक्शन हुआ भी था सिविल सर्विस के लिए, लेकिन चूंकि वो IAS नहीं था बल्कि छोटी अलाइड पोस्ट थी, इसलिए वो उस पर नहीं गया था। पिताजी को इसी चीज़ को लेकर नाराज़गी उससे है कि कितना पागल लड़का है, इतनी अच्छी पोस्ट मिल रही थी, हमें तो आज तक मिली नहीं उस लेवल की जिस लेवल की उसको डायरेक्ट मिल रही थी, लेकिन बेवकूफ़ ने छोड़ दी वो नौकरी भी। लड़की है वो भी क्या है कि वो मेडिकल की तैयारी कर रही है, ठीक है, तो उसका क्या है अमेरिका जाने का या मतलब विदेश में जाने का उसका विचार है। तो कुल मिला के जो सारे बच्चे हैं वो उस तरह के नहीं हैं जिस तरह के वो चाहता था। तो सारे बच्चे डिफरेंट कल्चर के हैं, और साथ ही साथ बच्चों की जो माँ है वो भी अपने बच्चों की देखा देखी वो भी मॉडर्न होती जा रही है, और जब वो उस तरह के कपड़े पहनती है, आधुनिकाओं जैसा आचरण करती है, तो यशोधर बाबू उसको कई तरह से मतलब उसके बारे में टोंट कसते हैं, शान्याल बूढ़िया, चटाई का लहंगा, बूढ़ी मुँह मुहासे, लोग करें तमाशे, ऐसा कुछ कह करके वो अपनी पत्नी का ही मजाक उड़ाया करता था। वो समझते हैं कि जो किशनदा का बुढ़ापा था वो सुखी नहीं हुआ था, क्योंकि जैसे वो रिटायर होके, किशनदा कौन थे, उनके आदर्श थे, जैसे वो रिटायर हुए थे और अपने गांव में चले गए थे, उन्होंने शहर में दिल्ली में कोई मकान नहीं बनाया था, तो गांव में जाकर के थोड़े ही दिन बाद उनकी मृत्यु हो गई थी। तो यहाँ उनको एक चीज़ महसूस होती है कि यार बाल बच्चे होने चाहिए, किशनदा के नहीं थे तभी तो इतने दिन वो जी नहीं पाए, अगर बच्चे होते तो ठीक रहते। अब यहाँ उनको लगता है कि यार चलो कम से कम मेरे तो बच्चे हैं, मेरा जो बुढ़ापा है वो सुख में गुजरेगा। तो वो चलो ठीक है, इस कहानी को हम यहाँ से थोड़ा सा आगे बढ़ा लेते हैं सीधे ही। तो उन्होंने भी अपना कोई मकान वहाँ पे नहीं बनाया था, उनका मानना था कि आज मैं सरकारी नौकरी में हूँ, थोड़े दिन बाद मेरा कोई से ना कोई सा बच्चा नौकरी में चला जाएगा, सरकारी क्वार्टर फिर हमें मिल जाएगा और हमारी ज़िंदगी तो ऐसे ही चलती रहेगी। अच्छा, बच्चे हैं वो चाहते हैं कि वो अपने गांव से या जिन लोगों के साथ में उनका उठना बैठना है उनसे थोड़ा सा मुंह मोड़ लें, क्योंकि इससे क्या होता है पैसे खर्च होते हैं। तो बच्चे ये चाहते थे कि पिता थोड़ा सा दूसरे लोगों से मिलना जुलना कम रखें, और इस चीज़ को यशोधर बाबू गलत मानते थे। वो कहते थे कि कैसे छोड़ दूँ अपने समाज को, कैसे छोड़ दूँ अपने लोगों को, कैसे छोड़ दूँ, तो इस तरह की बात वो किया करते थे। तो आखिरकार अब हम आ जाते हैं उसी चीज़ में कि जिस दिन की ये बात है, वो शाम के समय अपने घर आते हैं किशनदा, तो देखते हैं कि घर सजा हुआ है, बहुत सारी गाड़ियाँ खड़ी हैं, लोग मेहमान आ रहे हैं जा रहे हैं। तो वो सोचता है कि मैं कहीं गलत तो नहीं आ गया, किसी और का घर तो नहीं है, कहीं गलती से तो नहीं पहुंच गया मैं यहाँ। लेकिन फिर वो अपने बच्चे को पहचान लेते हैं कि नहीं यार बच्चे तो हमारे ही हैं। तो वो घर में आते हैं तो बच्चे उनको खूब डांटते हैं, ये कोई तरीका है पापा जी आपका, आज आपकी सिल्वर वेडिंग है और आप अब तक आए नहीं हैं, तो सिल्वर वेडिंग है तो आपको टाइम से तो कम से कम आना चाहिए, तो कम से कम इतना तो याद रखो करो, पता नहीं यार किस तरह के पुराने विचारों के आदमी हो तुम। तो लड़के उनके लिए गिफ्ट भी लेके आए थे, और गिफ्ट लेके आए थे तो जब सारे मेहमान चले गए तो बाद में वो उनको गिफ्ट देते हैं, और गिफ्ट में क्या है, एक पुलावर, एक स्वेटर है, वो जो होता है ओवरकोट टाइप होता है ना पहनने का, जिसका शैशे कसते हैं, उसको क्या बोलते हैं, एक मिनट, तो वो उनको पहनने के लिए वो गिफ्ट देते हैं बच्चे, और कहते हैं कि आप जो दूध लेने जाते हो और फटा हुआ पुलोवर पहन के चले जाते हो, उससे हमारी प्रतिष्ठा कम होती है समाज में, आप जब दूध लेने जाया करो तो पापा जी आप ये पहन के जाया करो, इससे आपकी प्रतिष्ठा भी थोड़ी बढ़ेगी। तो उनको इस चीज़ का कष्ट होता है, यार मेरे में और किशनदा में फ़र्क ही क्या रहा, किशनदा के तो बच्चे नहीं थे, वो तो इसलिए लोगों की अनदेखी का शिकार हुए, मेरे तो बच्चे हैं, मेरे बच्चे अब भी मुझे ये कह रहे हैं कि दूध, हाँ ड्रेसिंग गाउन उसको बोलते हैं, कि ड्रेसिंग गाउन पहन के जाया करूँ दूध लेने के लिए, ये कौन सी बात हुई। कम से कम अगर कोई बच्चा ये कह देता कि कोई बात नहीं पिताजी आपकी अब उम्र नहीं है, दूध हम लाया करेंगे, तो उनको बड़ा सुकून मिलता है, कम से कम बच्चे मेरी हेल्थ के बारे में तो सोचते हैं। लेकिन यहाँ बच्चे ने क्या कहा कि जब भी कहीं जाओ तो गाउन पहन के जाया करो, तो इस चीज़ को लेकर के वो बड़े दुखी हो जाते हैं। तो पाठ में लगभग यही चीज़ है कि पीढ़ियों का जो दरमियान फासले आते जा रहे हैं उसको दर्शाने की कोशिश करी गई है कि आजकल जनरेशन गैप बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, और लोग बड़ों की, जो बच्चे हैं वो बड़ों की बातें नहीं मानते हैं, और बड़े भी जो हैं अपने बच्चों के आचरण के अनुसार आचरण को अपनाना नहीं चाहते। तो यही इस पाठ का मैसेज बच्चों रहता है, और चूँकि टाइम समय सीमा समाप्त हो गई है इसलिए इस वीडियो को यहीं रोक देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।